वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आज हम साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे थे। ये 200 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप बैंक का एग्जाम देने वाले हो, या फिर आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हो। कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस सब में पूछा जाता है, अच्छा खासा पार्ट होता है और स्टैटिक के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ में आज से हम क्या करेंगे, करंट अफेयर का भी थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ एक या दो प्रश्न हम करंट अफेयर के डेली डिस्कस कर लेंगे, तो आपसे आपका जो करंट अफेयर है वो भी डेली का डेली कुछ ना कुछ होता जाएगा। ठीक है, बाकी मंथ एंड में तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर आता ही है, आप उससे अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो एनीमिया रोग जो है ये खून की कमी से होता है, और आयरन की कमी जब हो जाती है तो खून की कमी शरीर में हो जाती है। आयरन की कमी आपको एग्जाम में मिलेगी या फिर आपको लोहा मिलेगा। लोहे की कमी से भी खून की कमी हो जाती है अगर आप लौह तत्व नहीं लेते। जैसे कि लोहा किस किस चीज़ में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है लोहा। ठीक है, इसके अलावा एप्पल जो होता है, सेब जिसको कहते हैं, उसमें मिलता है, खजूर में मिलता है, ड्राई फ्रूट्स में जैसे देख लें तो अखरोट में मिलता है। इन सारी चीज़ों में लौह तत्व मिलता है। ठीक है, ये खनिज तत्व होते हैं जो आपके भोजन से आपको मिलते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो कोई ना कोई रोग हो जाता है। ऐसे ही अगर लौह तत्व की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया रोग हो जाता है, क्योंकि लौह तत्व की कमी हुई। खून किससे बनता है, लोहे से बनेगा, मतलब लौह तत्व से बनेगा, उसमें आपका हीलियम होता है। तो आपका अगर लौह तत्व कम हो जाए तो खून की कमी हो जाती है, जिसको आयरन की कमी कहते हैं, और आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया रोग। क्लियर है, आप रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसे ही क्या है, शरीर में कई सारे रोग होते हैं, और ये रोग जो है या तो आपके विटामिन की कमी से होते हैं या फिर आपकी खनिजों की कमी से होते हैं। विटामिन की कमी से रोग पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे विटामिन ए आपका होता है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, अंधापन हो जाता है, या फिर जिसको रतौंधी रोग कहा जाता है, रतौंधी रोग कहते हैं, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। फिर आपका विटामिन बी होता है, तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, और आपका एक होता है विटामिन B2 होता है। विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं, B1, B2, B12 ऐसे होते हैं। तो विटामिन B2 की अगर कमी हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा, आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, मंद विकास होगा, आपका जो विकास की गति है वो थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। ऐसे ही विटामिन B12 का पूछा जाता है। विटामिन B12 की कमी से हो जाती है, अगर विटामिन B12 कम हो जाए तो खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपसे विटामिन सी का पूछा जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी किस में मिलता है, सूर्य के प्रकाश में। विटामिन सी किस में मिलता है, सारी खट्टी चीज़ों में, जैसे कि आंवला हुआ, आपका नींबू हुआ, संतरा हुआ, इसमें विटामिन सी मिलेगा आपको। विटामिन ए किस में मिलता है, जैसे कि फलों में ले लें तो पपीते में विटामिन ए मिलता है। ठीक है, कई एप्पल में विटामिन ए मिलता है, सेब, एप्पल और ये आपका पपीता हुआ, इन सारी चीज़ों में मिलता है। तो ये विटामिन की कमी से रोग पूछे जाते हैं। आपको अगर प्रकाश आप प्रॉपर नहीं ले रहे, सूर्य के प्रकाश में की कमी हो रही है आपके शरीर में, अगर सूर्य का प्रकाश आप नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में हो जाएगी विटामिन डी की कमी, और उससे आपका क्या होगा, स्किन थोड़ी सी आपकी ड्राई हो जाएगी। उसको सूखा रोग या फिर रिकेट्स भी कहा जाता है, बच्चों में रिकेट्स भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसके अलावा कुछ आपके खनिज तत्व होते हैं, जैसे कि हमने लोहा पढ़ा, लोहा या फिर आयरन पढ़ा, आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। ऐसे ही कैल्शियम होता है, कैल्शियम की मात्रा आपके शरीर को जरूर होती, मतलब ज़रूरत होती ही है, और अगर कैल्शियम की कमी शरीर में हो गई तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए कैल्शियम के लिए दूध पीना चाहिए, अखरोट खाने चाहिए, लीची खानी चाहिए, इन सारी चीज़ों में मिलता है। एक आपका करौंदा होता है, उसमें भी मिलता है। इन सारी चीज़ों में आपका क्या है, कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा आपका फास्फोरस शरीर को ज़रूरी होता है। फास्फोरस की अगर कमी हो जाए तो आपके दांत खराब हो जाते हैं। आपके जो दांत होते हैं वो थोड़ा सा उनमें मसूड़ों में सड़न आने लगती है, ये दांत आपके जो खराब होते हैं फास्फोरस की कमी से या कैल्शियम की कमी से हो जाते हैं। तो खराब दांत के लिए फास्फोरस उत्तरदायी होता है, और थोड़ा बहुत हड्डियों के लिए भी होता है, ये हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करने में काम आता है। फास्फोरस किन चीज़ों में मिलता है, अगर आपसे पूछे तो फास्फोरस
के लिए आपको बादाम खाना चाहिए। बादाम में मिलता है फास्फोरस, काजू में मिलता है, अखरोट में मिलता है। अखरोट तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है और साथ ही साथ आपका इसमें तांबा भी होता है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें अखरोट भी होती है, काफ़ी अच्छा होता है और अखरोट आपके ब्रेन को भी अच्छा करता है। ब्रेन के लिए भी अखरोट खाया जाता है। ठीक है, तो आपका फास्फोरस बादाम, काजू, लीची, अखरोट इन सारी चीज़ों में मिलता है। इसके बाद एक आपका आप पढ़ते हैं आयोडीन। आयोडीन भी एक प्रकार का खनिज है और आयोडीन की कमी से हो जाता है घींघा रोग। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। घींघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि जो आपके गले में होती है, कंठ में होती है, थायराइड ग्रंथि, तो ये ग्रंथि भी बढ़ जाती है, इसकी भी वृद्धि हो जाती है। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है तो घींघा रोग हो जाता है। ठीक है, और ये होता किससे है? आयरन की कमी से होता है। एक आपका खनिज तत्व होता है तांबा। तांबा भी शरीर को जरूरी होता है। अगर तांबे की कमी शरीर में हो गई तो क्या होगा? आपको भूख कम लगेगी, आपका विकास मंद हो जाएगा, ये समस्याएं होने लगती हैं। तांबा किन चीज़ों में मिलता है? तांबा आपको अखरोट में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत खजूर में मिल जाता है, लीची में मिल जाता है, इन सारी चीज़ों में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि खनिज और जो विटामिन है उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है? साइट्रिक अम्ल मिलता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें उनमें साइट्रिक अम्ल मिलेगा, जैसे कि आपका नींबू हो गया, अमरूद हो गया। अमरूद भी हल्का सा खट्टा होता है टेस्ट में, है ना। अमरूद के अलावा नाशपाती होता है आपका, ये भी खट्टा होता है। नाशपाती आप फल खाते हैं, फलों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आंवला हुआ, संतरा हुआ, इन सब में साइट्रिक एसिड आपको मिलेगा, ये खट्टी चीज़ें हैं। अम्लों से और प्रश्न भी पूछते हैं, जैसे आपका टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल होता है, ये किस में मिलता है? टार्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। और इमली के अलावा अंगूर जो फल है उसमें भी टार्टरिक एसिड होता है। एक एसिड और आपसे पूछते हैं, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से प्रश्न पूछे गए हैं। मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है, यानी कि सेब में मिलता है। इसके अलावा आपका जो केला है, बनाना है, उसमें मिलता है। चेरी में भी मैलिक एसिड पाया जाता है, बेर में भी मैलिक एसिड पाया जाता है। और इसके अलावा जो तरबूज होता है, ठीक है, तरबूज होता है, इसमें भी मैलिक एसिड मिलता है। तो इन सारे फलों में, इन सारे फ्रूट्स में मैलिक एसिड मिलता है। साइट्रिक, मैलिक, टार्टरिक, इन सब से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब याद कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? तो वायुमंडलीय जो हवा है, या फिर कह लें हमारी जो हवा होती है वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है, 78.03%। ठीक है, अब ये गैसों से भी प्रश्न पूछते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता चल गई, नाइट्रोजन होती है 78%। इसके बाद ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की मात्रा होती है लगभग 20%, 20.95 के करीब ये होती है ऑक्सीजन की मात्रा। तो ये हो गया 78% नाइट्रोजन, 20% या फिर मान लें 21% भी आपको कहीं ऑप्शन में मिल सकता है, तो ये हो जाती है ऑक्सीजन। बाकी की बची 1% सारी गैसें होती हैं। अब सारी गैसों में क्या आ जाएगा? आपकी ऑर्गन आ जाएगी। ऑर्गन गैस होती है आपकी हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें। ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड से ये प्रश्न पूछा जाता है। आपकी जो आर्गन गैस है, आर्गन गैस कितनी होती है? 0.93% होती है। इसके अलावा आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? ये बहुत ही कम होती है, 0.036%। ये वायुमंडल की बात हो रही है, इतनी होती है। ठीक है, क्लियर है। नाइट्रोजन से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया है, नाइट्रोजन याद रखिए, फिर ऑक्सीजन। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल किससे बनता है? तो ये पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अब ये तो आपको पता ही चल गया कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। और रतौंधी रोग किसको कहते हैं? मतलब आंखों का अंधापन, मतलब आंखों की जो रोशनी है उसका कम हो जाना, रोशनी की कमी हो जाना, तो अंधापन जिसको कह देंगे, विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन के दो मुख्य अपर रूप क्या होते हैं, या फिर अपरूप, इसको अपर रूप भी कहते हैं। तो कुछ तत्व होते हैं जिनके अपर रूप पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन है तो कार्बन के अपर रूप होते हैं आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जिसमें कार्बन मिलता है, जो कार्बन से बनते हैं। जैसे आप डेली यूज़ में काजल का प्रयोग करते हैं, लड़कियां अधिकांशतः काजल का प्रयोग करती है, सब लगाती होंगी, तो काजल कार्बन का अपर रूप है। चारकोल भी आप देखते हैं, चारकोल का आजकल यूज़ किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी करते हैं। चारकोल वाला मास्क आता है, चारकोल वाला फेस वॉश आता है। ठीक है, इसके अलावा भी चारकोल का यूज़ होता ही है, तो चारकोल भी कार्बन का अपर रूप है। काजल हुआ, चारकोल हुआ, कोयला सबसे ज़्यादा, कोयले को तो आप सब जानते हैं, ठीक है ना, कोयला गर्मियों में जलाते भी हैं,
तो कोयला, कार्बन, जिनमें कार्बन मिलता है वो सब कार्बन के अपर रूप होगा, हीरा और ग्रेफाइट। ऐसे ही अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो आप लिखते हैं ऑक्सीजन को O2 से शो करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का अपर रूप है ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है O3 होता है। तो ये ओजोन भी पूछा गया है, ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। अब हर चीज़ के मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक कुछ होते हैं आपके, एसआई यूनिट जिनको कहा जाता है। 7 इसमें मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं, उसके बाद आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो 7 मूल मात्रक कौन होते हैं? जैसे कि आपका लंबाई हो गया, लंबाई को किस में मापते हैं आप? मीटर में मापते हैं। आपका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं, तो इसका केजी इसका सूत्र हो जाता है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। समय, समय को किस में मापते हैं? समय को सेकंड में मापते हैं। इसके अलावा एक होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किस में? कैंडेला में मापा जाता है। एक आपका होता है ताप, ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में मापा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा। इसके अलावा एक होता है विद्युत धारा। तो ये पूरे आपके 7 हो जाते हैं। कौन से? एसआई मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर में मापा जाता है विद्युत धारा को। तो आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। इसके अलावा एक और है, ये 6 हो गए। एक होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में, मोल में मापा जाता है। इसका ये सिंबल होता है मोल। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो ये आपके 7 हो जाते हैं मूल मात्रक। और मूल मात्रक से ही बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो आवेश आपका एक व्युत्पन्न मात्रा हो जाता है। आवेश की मात्रा एम्पियर सेकंड में मापते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जिनमें आपके मूल मात्रक हो, जैसे कि एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया, इससे ही मिलकर बना है आवेश की मात्रा। तो ये आपका एक प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक हो गया। 2 आपके होते हैं पूरक मात्रक, जिसमें आपका रेडियन होता है, रेडियन और स्टेरेडियन, ये 2 होते हैं आपके स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन आपकी होती हैं, ये दोनों ही आपके पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है ना। तो इनसे भी एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। ये जांघ में पाई जाती है, ठीक है, थाइस में मिलती है। इसके अलावा अगर पूछे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, स्टेपीज होती है। और ये आपकी पाई जाती है मध्य कर्ण में, मध्य कर्ण में पाई जाती है। काफ़ी छोटी होती है, लगभग 2.5 mm से 3 mm इसकी लंबाई होती है, ठीक है ना। काफ़ी छोटी होती है स्टेपीज, ये मध्य कर्ण में मिलती है। सबसे बड़ी फीमर, सबसे छोटी स्टेपीज, दोनों याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन यानी कि पॉजिटिव जो आपका होता है वो उसकी खोज, नेगेटिव आपका आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, इनकी खोज अलग अलग लोगों ने की है। तो पॉजिट्रॉन की खोज आपकी की है, यानी कि धन आवेश की जो खोज की है एंडरसन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ये होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, कौन करता है? ओजोन परत करती है। और ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर? समताप मंडल में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। समताप मंडल के भी निचले वाले भाग में ओजोन परत मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है डायनेमो का जो आर्मेचर होता है वो किसका बना होता है? ये इस्पात से बना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो चांद पर होगा 100 न्यूटन। कैसे होगा? क्योंकि जो चांद पर व्यक्ति का वजन होता है वो पृथ्वी पर व्यक्ति के वजन का 1/6 गुना होता है, ठीक है ना। तो अगर चांद पर व्यक्ति का वजन निकालना है तो किसी वस्तु का, तो वो हो जाएगा 1/6 इंटू पृथ्वी पर किसी चीज़ का वजन। तो 1/6 कर देंगे यहाँ पर, 600 इंटू 1/6 करेंगे तो 6 से गया ये, तो 100 न्यूटन बच जाएगा। इसलिए चांद पर वजन कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। अगला प्रश्न है किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला होता है एक प्रकार का, ये जलीय फर्न होता है, ठीक है, जल में पाया जाने वाला फर्न होता है, जो कि लगभग शैवाल जैसा होता है, शैवाल से काफ़ी मिलता जुलता होता है। इसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसको अधिकांशतः मतलब या फिर कहें सामान्य रूप से धान के खेतों में उगाते हैं, या फिर उथला जो जल होता है उसमें भी उगाते हैं। धान के खेतों में इसलिए उगाते हैं ताकि धान की जो है धान के रूप में धान के आसपास उगा देंगे तो धान की अच्छी खासी वृद्धि भी होती है, फसल धान की अच्छी होती है। साथ ही साथ क्या होता है,
जो मछलियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये इसको खा लेते हैं। जैव एजोला को खा लेंगे तो धान की फसल सुरक्षित रहेगी, इसलिए इसको धान के साथ उगाया जाता है। ठीक है, तो ये एक जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो ये परमेलिया नामक एक लाइकेन होता है, उससे मिलती है। लाइकेन होती है, उनसे कई सारी औषधि भी बनाई जाती है अलग अलग लाइकेन से। ऐसे ही मिर्गी एक रोग होता है जिसकी औषधि बनती है परमेलिया लाइकेन से। क्लियर है? इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या होता है? तो सूर्य की जो किरणें हैं उनकी तीव्रता मापते हैं एक्टियोमीटर से। अगला प्रश्न है, रडार का क्या उपयोग है? रडार का क्या यूज होता है? रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति का ज्ञान करता है, मतलब वस्तु की स्थिति बता देता है। आजकल तो सारे जो सिस्टम है रडार पर ही रहते हैं, हर देश का रडार अच्छा खासा होता है। तो आप अगर कुछ काम कर भी रहे हैं तो हो सकता है अमेरिका में बैठी हुई जो एजेंसियां हैं वो देख लें रडार की मदद से। ठीक है, तो ये रहते ही हैं और ये स्थिति का ज्ञान कराते रहते हैं, किसी भी स्थान की स्थिति, स्थान पे क्या हलचल हो रही है, सारा कुछ ये बताते रहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। अब करंट अफेयर के तरफ आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर में देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है आपका तुषार मेहता के लिए। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं और ये फिर से बने हैं, मतलब कि 2018 में इनको सबसे पहली बार सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। इसके बाद 2 साल के लिए 2020 में इनका 2 साल के लिए फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया। ठीक है, तो एक बार और कार्यकाल बढ़ाया। इसके बाद 2022 तक ये रहे, फिर अभी 2023 में इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया और तुषार मेहता को फिर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। ठीक है, अगला है, आज है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को मनाते हैं जीएसटी दिवस, जीएसटी डे, वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। थीम हो जाएगी सेलिब्रेटिंग सिंप्लीफिकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये थीम हो जाएगी। अगर जीएसटी की बात करें तो सबसे पहले फ्रांस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1954 में, 1954 में। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को एप्लीकेबल किया गया था, मतलब जीएसटी को लागू किया गया था भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। इसलिए ही 1 जुलाई को मनाते हैं हम जीएसटी दिवस। हमने 2017 में अडॉप्ट किया था, मतलब 2017 से लागू किया था। 2018 से ये दिवस हम मना रहे हैं। 2018 से हमने जीएसटी दिवस मनाना शुरू किया। कब? 1 जुलाई के दिन। अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे पहले रेटिफाई जीएसटी बिल को किया गया था असम में। सबसे पहला जो राज्य है जहाँ पर जीएसटी बिल को मतलब क्या है पास कर दिया गया, जीएसटी बिल पास हो गया, वो था तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य से प्रश्न पूछते हैं और फ्रांस से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब संवैधानिक स्थिति की बात करें तो जीएसटी जो है, जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक आया था 115वां, जो कि लोकसभा में पेश किया गया था। इसके अलावा जीएसटी संशोधन जो अधिनियम है वो 101वां था। ठीक है, तो विधेयक और अधिनियम के आपके जो नंबर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। विधेयक लोकसभा में 115वां पेश किया गया, फिर संशोधन अधिनियम जो है वो 101वां बना। संवैधानिक विधेयक 122वां था। इसके अलावा जीएसटी परिषद आपकी होती है जिसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद बनाई जाती है, इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद की अगर बात करें तो ये संविधान के आर्टिकल 279A में आता है। आर्टिकल 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन करना हुआ लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जीएसटी से संबंधित कुछ चीज़ों को देखा। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। और कुछ हमने साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये पूरी सीरीज चली है जहाँ पर हम कई सारे प्रश्न देखेंगे। मिक्स प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे आपको, साइंस के भी मिलेंगे, पॉलिटी के भी मिलेंगे, हिस्ट्री के भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सारे सब्जेक्ट के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लगातार हर एक एग्जाम के लिए हमारे पेड बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हमारा यूपीपीएससी मेंस 2023 के लिए एक नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है, टेस्ट सीरीज का ग्रुप स्टार्ट हुआ है, जहां पर आप आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए टेस्ट लगा सकते हैं विथ मॉडल आंसर, और सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। आपको सारे सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, जीएस के सारे सब्जेक्ट की, करंट अफेयर की, हिंदी की, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी यहाँ पर। तो ये ग्रुप अभी चालू हुआ है मेंस के लिए, और भी हमारा स्टडी मटेरियल का ग्रुप चल रहा है। साथ ही साथ यूपीपीएससी 2024 की तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है, इसके लिए भी ग्रुप लॉन्च हो चुका है। प्री प्लस मेंस इंटरव्यू की
कंप्लीट तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मिनिमम स्टडी मटेरियल के साथ सिलेक्शन वाली तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और अदर एग्जाम के लिए भी आप अपडेट ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल करके। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।